हम बात करें अमेरिका और भारत की। पिछले सप्ताह अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम ट्रेड डील ने दक्षिण एशिया के व्यापार परिदृश्य में बड़ा बदलाव किया है। इसका असर सिर्फ दोनों देशों पर ही नहीं बल्कि कहीं ज़्यादा दूर तक दिखाई देने वाला है। अमेरिका ने भारत पर अपना टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भारत पर 25% की अतिरिक्त ड्यूटी भी खत्म कर दी है, जो रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाई गई है। बदले में भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने का वादा किया है। भारत की इस ट्रेड डील पर पाकिस्तान में भी चर्चा होने लगी है। विश्व व्यापार संगठन में पाकिस्तान के दूत रह चुके डॉक्टर मंजूर अहमद ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को नई दिल्ली की पुरानी व्यापार नीति में बड़ा बदलाव बताया है। खासतौर पर भारतीय बाजार को अधिक खोलने का वादा, रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत होना और चीन को लेकर अमेरिका की चिंताओं के साथ ट्रेड पॉलिसी को अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने को महत्वपूर्ण कहा है। पाकिस्तान पर डील का असर। डॉक्टर मंजूर अहमद ने पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन में एक लेख के जरिए भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पाकिस्तान को आगाह किया है। उन्होंने लिखा कि इन बदलावों के महत्वपूर्ण नतीजे होंगे। पाकिस्तान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा निर्यात करते हैं। अमेरिका बाजार में टैरिफ ढांचे या बाजार तक पहुंच की शर्तों में कोई भी बदलाव पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्र खासकर टेक्सटाइल पर सीधा असर डालता है। उन्हें पाकिस्तान की सरकारों पर निशाना साधा, कहा कि इस्लामाबाद ने कभी भी वाशिंगटन के साथ एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने का गंभीर प्रयास नहीं किया। उन्होंने इसे बड़ी गलती बताया। इसके उलट पाकिस्तान की कोशिश टैरिफ रियायतें मांगने और सीमित संख्या में उत्पादों को कवर करने वाली छोटी और ज़्यादातर प्रतीकात्मक व्यवस्थाओं पर प्रस्ताव देने को रही है। बंगाल पाकिस्तान को एक्सपर्ट ने दी सलाह। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि देश वैश्विक व्यापार में हाशिए पर पहुंच गया है। भारत अमेरिका की ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान को अपनी व्यापार नीति पर फिर से सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेहतर स्थिति में बताया और कहा कि उससे अमेरिका समेत व्यापारिक साझेदारों के साथ ठोस बातचीत शुरू करनी चाहिए। आइए बात करें हम रूस की। रूस गंभीर लेबर संकट से गुजर रहा है। उसे काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक प्रतिबंध है। ऐसे में रूस भारत जैसे देशों से लेबर आयात कर रहा है ताकि कमी को दूर किया जा सके। इस बीच भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा है कि वर्तमान में रूस में 70,000 से अधिक भारतीय काम कर रहे हैं और ये आंकड़ा जल्दी बढ़ने वाला है। इससे भारत के स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलने की उम्मीद है। वर्तमान में बड़ी संख्या में भारतीय दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास के से बात करते हुए रूस के भारत में राजदूत डेनिस एलिपोव ने बताया कि अभी 70,000 से ज़्यादा भारतीय रूस में काम कर रहे हैं। यह संख्या बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है जैसे बिजनेस कम्युनिटी की आपसी दिलचस्पी बढ़ेगी, जो समझौते में उन्हें लागू किया जाएगा आंकड़ा बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा, इससे लोगों के बीच ज़्यादा गहरे संबंध बनेंगे, असली मानवीय और व्यापारिक संबंधों को और विस्तार होगा। 26 में कितने भारतीय कामगार रूस जाएंगे? सतत विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए रूस के विशेष प्रतिनिधि बोरिस टिटोव ने आर आई ए नोवोस्ती से बात करते हुए कहा कि 2026 में कम से कम 40,000 भारतीय कामगारों के रूस जाने की उम्मीद है। मॉस्को में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने भी बताया कि 2025 के अंत तक रूस में 70,000 से 80,000 भारतीय नागरिक कार्यरत हैं। भारतीय श्रमिकों को रूस भेजे जाने पर सहमति दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक में बनी थी। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के तहत रूस ने 2026 के लिए 70,000 से अधिक भारतीय नागरिकों के कोटे की योजना बनाई गई है। रूस में भारतीय कामगारों का वेतन कितना होता है? रूस में कम कुशल भारतीय कामगारों को वेतन 475 यूरो से 950 यूरो, $555 से $1,111 प्रति माह तक होता है। DW ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रूस में भारतीय कामगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2025 में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ 2025 की पहली तिमाही में लगभग 32,000 लोग रूस पहुंचे थे, जबकि दूसरी तिमाही में 36,000 लोग और तीसरी तिमाही में आंकड़ा बढ़कर 63,000 हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय कामगारों की भर्ती आधिकारिक और अनौपचारिक एजेंसियों के माध्यम से की जाती है, जो मुख्य रूप से सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि भारतीयों को उनके भावी रोजगारों के बारे में पूरी और सटीक जानकारी मिले। ये बात करें जापान की। जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP को रविवार को हुए आम चुनाव में लैंडस्लाइड जीत हासिल हुई है। रविवार को हुए आम चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसने 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। यानी प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची का अचानक से चुनाव करवाने का फैसला सही साबित हुआ और अब वो अपने कंजर्वेटिव एजेंडों को आगे बढ़ा सकती है। PM सनाई ताकाइची की पार्टी को जापानी संसद के 465 सदस्यों वाले निचले सदन में 310 सीटें हासिल हुई हैं, जिससे उन्हें अब संविधान में संशोधन करने और कानून पारित करने का अधिकार भी मिल गया है। जापान में ऐसा होना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमर्जी से फैसले ले सकती है, क्योंकि अभी भी संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ काउंसलर्स के पास उनके फैसलों को खारिज करने का अधिकार है, क्योंकि वहाँ सत्ताधारी गठबंधन अभी भी अल्पसंख्यक स्थिति में है।
क्योटो न्यूज़ के मुताबिक एलडीपी युद्ध के बाद जापान में इतनी बड़ी जीत हासिल करने वाली पहली पार्टी है। वहीं ताकाइची आयरन लेडी का उदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी पीएम ताकाइची को बधाई दी है। उन्हें इस बात पर जोर दिया कि भारत जापान संबंध अपनी मजबूत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के जरिए वैश्विक शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में आपकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई। हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में हम भारत जापान दोस्ती को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ताकाची को जापान का आयरन लेडी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पीएम बनने के बाद चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्हें खुलकर कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान ताइवान की मदद करेगा। इसके बाद चीन आग बबूला हो गया था। चीन ने जापान को गर्दन काटने की भी धमकी दी थी। उन्हें चीन के खिलाफ आक्रामक रुख के लिए जाना जाता है। चीन को लेकर उनकी नीति यहाँ तक आक्रामक है कि वो जापान के संविधान का संशोधन कर एक सक्रिय शक्ति बनना चाहती है, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक में चीन के वर्चस्व को रोकना होगा। तकाइची पूर्वी एशिया में जापान की मजबूत सुरक्षा नीति का समर्थन करती है, जिसमें रक्षा खर्च बढ़ाना, ताइवान पर ज़्यादा आक्रामक रूप अपनाना और खुफिया और जासूसी विरोधी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। चुनाव के बाद से चीन पर उनकी सरकार की बयानबाजी, खासकर ताइवान और क्षेत्रीय विवादों ने राजनीतिक संबंधों में तनाव पैदा किया है। वहीं ताकाइची जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की विचारधारा के करीब है और हमेशा से उनकी उत्तराधिकारी मानी जाती है। शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत और जापान के संबंध काफ़ी मजबूत हुए। ऐसे में सनाई ताकाइची आने के बाद भारत और जापान संबंध में सैन्य सहयोग का जबरदस्त विस्तार हो सकता है। उनके कार्यकाल में क्वाड को मजबूत करने का काम हो सकता है। उन्हें पहले भी भारत की एक लोकतांत्रिक, तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के तौर पर तारीफ की है। 24 अक्टूबर 2025 को जापानी संसद में अपने पहले भाषण के दौरान तकाइची ने साफ तौर पर भारत को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर बताया था। उन्हें कहा था कि टोक्यो की कूटनीति के मुख्य स्तंभ एक स्वतंत्र खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। वहीं 29 अक्टूबर 2025 को पीएम मोदी के साथ अपनी पहली औपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को गहराई पर जोर दिया था। उन्हें पीएम मोदी के साथ मिलकर जापान भारत विशेष रणनीति के वैश्विक साझेदारी में एक नया सुनहरा अध्याय खोलने की अपनी इच्छा जताई थी। माना जा रहा है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जापान की भागीदारी बढ़ सकती है। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी आने की संभावना होगी। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में जापान का निवेश बढ़ सकता है। खासकर हथियार के मामले में जापान भारत को कई हथियारों की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। वहीं इसमें भारत और जापान के भी हथियारों का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है। हम बात करें भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पे। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पर बातचीत तेज है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट आम लोगों की जेब तक पहुंच सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत भारत के सामने एक कड़ा संदेश रखा है। रूस से तेल खरीद घटाओ या बंद करो और बदले में अमेरिका और वेनेजुएला से आयात बढ़ाओ। चेतावनी भी साफ है, न शर्त न मानी तो 25% टैरिफ दोबारा लग सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भारत अमेरिकी दबाव में आकर तेल आयात का रास्ता बदलता है तो क्या पेट्रोल डीजल और महंगे होंगे। भारत अपनी ज़रूरत का कई 85% कच्चा तेल विदेश से मांगता है। बीते कुछ वर्षों में रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा, जहाँ से कुल आयात का लगभग 1/3 हिस्सा आता रहा। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं। ऊर्जा विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस से पूरी तरह दूरी बनाना आसान नहीं है, लेकिन कटौती की शुरुआत हो चुकी है। राइटर्स के मुताबिक सरकारी रिफाइनरियों जैसे इंडियन ऑयल और एचपीसीएल अब वेनेजुएला से सप्लाई की संभावनाएं तलाश रही हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री ने रूस से तेल खरीद रोककर वेनेजुएला से बड़ी खेप का ऑर्डर दे दिया है। ये मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं, तकनीकी गणित का भी है। अमेरिकी शेल ऑयल हल्का होता है, जिसे गैस कंडेंसेट कैटेगरी में रखा जाता है। इसके उलट रूस का यूराल क्रूड भारी और ज़्यादा सल्फर वाला होता है। भारत की कई रिफाइनरियाँ खासतौर पर ऐसी भारी रूसी तेल को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ऐसे में अमेरिकी तेल को सीधे इस्तेमाल करना मुश्किल है। इसके लिए अलग अलग ग्रेड के तेलों के साथ ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी, जो समय लेने के लिए साथ साथ खर्चीला भी है। महंगाई की आँच अब आपकी जेब तक कैसे पहुंचेगी। रूस भारत को लंबे समय से कच्चे तेल पर मोटी छूट देता आ रहा है। पहले जहाँ यह डिस्काउंट $7-8 प्रति बैरल था, अब ये $11 तो पहुंच चुका है। यानी रूसी तेल भारत के लिए सस्ता सौदा रहा है। इसके उलट अमेरिकी कच्चा तेल कहीं महंगा पड़ता है। एनर्जी डेटा फर्मों का अनुमान है कि अगर भारत रूसी तेल छोड़कर अमेरिकी तेल अपनाता है तो रिफाइनरी को प्रति बैरल कम से कम $60 ज़्यादा चुकाने होंगे। साथ ही अमेरिका से भारत तक लंबी दूरी के कारण शिपिंग टाइम और ट्रांसपोर्ट खर्च भी बढ़ेगा। जब रिफाइनरियों की लागत बढ़ेगी तो उसका बोझ आखिरकार उपभोक्ताओं पर ही आएगा। यानी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बाजार पर नजर रखने वाले देशों का कहना है कि रूस से तेल खरीद अचानक रोकना भारत के लिए सिर्फ व्यापारिक जोखिम नहीं होगा, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक सिरदर्द भी बन सकता है।
Please do like, share, and subscribe this channel of my news, views, and analysis by Prakash.